जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो एमएम एकेडमी ऐप पर जो नवरात्रि मेगा ऑफर चल रहा है उसके सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं, इसीलिए जल्द से जल्द आप ये जो ऑफर है इसका लाभ उठाइए और एमएम एकेडमी ऐप जो उसका सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ह्यूज डिस्काउंट जो है वो मिल रहा है। ह्यूज डिस्काउंट मतलब एक्चुअल में काफ़ी ह्यूज डिस्काउंट है, क्योंकि बाकी जगहों पर बाकी प्लेटफॉर्म्स पर जितना आपको 1 महीने का लगता है, यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 2 साल का मिल रहा है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर 1 साल का भी अगर आप लेते हो तो कितना कम है। तो अगर आप नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हो या उससे नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हो, आराम से आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेके जितने भी कोर्सेस है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी कोर्सेस आ जाएंगे 2 साल में। तो 1 साल में ही मोस्ट ऑफ द कोर्सेस आ जाएंगे, लेकिन 2 साल में तो आपकी जो प्रिपरेशन है इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस के साथ हो जाएगी, क्योंकि इतने ज़्यादा टेस्ट आएंगे, इतने ज़्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो इसीलिए जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और जो मेगा ऑफर है उसका फ़ायदा उठाइए, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स कंप्लीटली अवेलेबल है, एंशिएंट हिस्ट्री का कोर्स ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, पॉलिटी का कोर्स भी खत्म हो रहा है, ज्योग्राफी का कोर्स चल रहा है, एथिक्स का कोर्स चल रहा है, और भी बहुत सारे कोर्सेस आने वाले हैं। इकोनॉमी का कोर्स बोलिए, जो आंसर राइटिंग का कोर्स है वो भी आने वाला है, सेपरेट आंसर राइटिंग का रहने वाला है, जिसमें मैं कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कैसे आपको आंसर्स लिखने हैं। उसी के साथ साथ जो एनवायरमेंट का कोर्स है वो भी आने वाला है, उसी के साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट, काफ़ी सारे कोर्सेज, सभी कोर्सेज जो है वो आने वाले हैं, जो आपको एग्जाम में काफ़ी फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए अभी आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि कम से कम इन्वेस्टमेंट में हाईएस्ट रिटर्न्स आप ले सकते हो। तो 3 दिन बचे हुए हैं, देरी मत कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप देरी करोगे कल पर ढकेलोगे तो कल कभी नहीं आता है। तो आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन दोनों ही जगहों पर मिल जाएगी। आपने तो सर पूरा गेम ही बदल दिया। सर गॉड गिफ्टेड है, ऐसे लग रहा है मिल गया है। मॉडर्न हिस्ट्री ऐसा था, मेरे को मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ने की कोशिश की थी, बट व्हाट हैपेंस कि उसमें इतना टेक्स्ट है ना, आपको कम से कम 15-20 बार पढ़ना पड़ता है, तब जाके दिमाग में कुछ क्रोनोलॉजी समझ आती है, कुछ बैठता है। तो जब आपकी एक वीडियो देखी तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। जो कि मतलब इतने कम प्राइस में तो मतलब कि बैंक एसएससी का भी कोचिंग अवेलेबल नहीं होता। आई एम फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड, तो ये कोस्ट वाला फैक्टर हमेशा से माइंड में रहता है। तो मतलब कि आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद इट, मतलब कि अफोर्डेबल भी है और क्वालिटी बहुत हाई है। A good teacher is like a candle who burns itself in order to light up the others. So you are like a candle for thousands of us. Sir, your style of teaching is simply incredible. The quality is also incredible. जब मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी, शायद आपको बताया था मैंने, तो मैंने करते करते छोड़ दी थी, क्योंकि आपकी मैंने वीडियोस देखी वगैरह तो मुझे अच्छा लगा। जो करा है, क्योंकि किसी ने भी स्पेस और उससे शुरू नहीं किया, सीधा उन्होंने जियोमॉर्फोलॉजी, हाँ जी ओशन में घुस जाओ, हाँ जी स्टोन में घुस जाओ। मैं कहा ये क्या कर रहे हैं, आपने तो सर पूरा गेम ही बदल दिया। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, अच्छी बात आपकी ये है कि जैसे हम कोई पेपर वगैरह देखने जाते थे या कोचिंग सेंटर में जाते थे, वो कुछ पढ़ाते थे तो वो कहते थे कि आप पहले एनसीईआरटीज पढ़ो वगैरह पढ़ो। आपका जो सीधा स्टेट फॉरवर्ड एटीट्यूड है ना सर, कि जी मेरी वीडियो देख लो, आपका काम बन गया। बस वो चीज़ मुझे इतनी पसंद है ना। और आप जो सबसे अच्छी बात आप बता देते ना कि ये तो सिर्फ ऐसे ही पढ़ लो, ये इसका कोई मतलब नहीं है, इसको सिर्फ एक बार को लो समझ लो, तो वो चीज़ सबसे अच्छी है। नहीं तो ऐसा कोई टीचर में दम नहीं है बोलने का कि इसको मत पढ़ के जाना, इसके कोई चांसेस नहीं है। सर वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे हैं। लव यू सर, आप कंटिन्यू एकदम एनर्जी की तरह एकदम फोकसिंग मतलब बोलते हैं ना, कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में जिस हिसाब से पॉलिटी का पढ़ा रहे हैं, लग रहा है पॉलिटी के मास्टर मतलब बहुत अच्छे पकड़ हो जाएंगे। तो आइए आज हम यहाँ पर 22 अक्टूबर का जो एनालिसिस है वो देखते हैं। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, उसी के साथ साथ आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम पर आपको जो न्यूज़पेपर है उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, उसी के साथ साथ जो ये हमारा लेक्चर होता है इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और कौन बनेगा आया सीरीज़ में हम जो पीआईबी, एआईआर न्यूज़पेपर, जो भी करंट अफेयर होते हैं दिन भर के, एमसीक्यू फॉर्म में लेते हैं। जो वीडियो है वो एक्सक्लूसिवली एमएम एकेडमी ऐप पर चलता है। अब वीडियो का बट ऑब्वियस से फ़ायदा होगा ही, लेकिन आपको पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो इसीलिए टेलीग्राम पर आपको काफ़ी हेल्दी इन्फॉर्मेशन मिलती है, काफ़ी हेल्दी डेटा मिलता है, तो इसलिए टेलीग्राम पर आप फॉलो ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पर मैप बेस्ड एक्सरसाइज है, तो ये कंट्री जो है, कंट्री कौन सी आपको बताना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। तो आइए यहाँ पर हम एक्सप्लेन सेक्शन देखते हैं। एक्सप्लेन सेक्शन में यूएस गूगल को क्यों स्यू कर रहा है इसके रिगार्डिंग हम देखेंगे। उसी के साथ साथ जेट एयरवेज जो है फिर से कैसे उड़ान भर सकता है इसके रिगार्डिंग भी हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अगर हम रिकॉल कर रहे हैं पाक का मिस एडवेंचर, तो देखिए सेपरेट वीडियो जो है इसका यूट्यूब पर ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आप डालोगे आर्टिकल 370 कैसे आया, तो अपने आप आपको पूरी जो हिस्ट्री है वो मिल जाएगी। उसी के साथ साथ जब हम आइडियाज़ पेज और एडिटोरियल पेज देखते हैं,
तो इसमें जो ये वाला आर्टिकल है, ये वाला आर्टिकल हम देखेंगे फ्रेटर्निटी आई कहाँ से, किस तरीके से आई, क्योंकि ये हमारे जीएस पेपर 2 पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि फ्रेटर्निटी क्या है, किस तरीके से आई है। हालांकि पॉलिटिकल लेक्चर्स में कवर किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी हम देख लेंगे। उसी के साथ यहाँ पर वर्चुअल कोर्ट जो है उसके बारे में बात की जा रही है, तो ये भी हम अच्छी तरीके से देखेंगे काफ़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ। यहाँ पर ये वाला आर्टिकल जो है पंजाब में फार्मर जो है वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए 3 जो यहाँ पर लॉ लाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं। उसके बारे में जो बेनिफिट्स है, जो ड्रॉबैक्स है, सभी चीज़ों पर हमने ऑलरेडी डिस्कशन जो है वो किया हुआ है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक भी वीडियो आप मिस मत किया कीजिए, क्योंकि आपका बहुत नुकसान होगा। सेम उसी तरह जो कॉर्ड है उसके बारे में भी हमने डिटेल में चीज़ें जो है वो देखी हुई है। तो आइए यहाँ पर हम बात करते हैं फ्रेटर्निटी की। फ्रेटर्निटी कैसे आया, ठीक है, जो इंक्लूजन है फ्रेटर्निटी का ये कैसे आया, इसका हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए जो स्कॉलर्स है उन्होंने यहाँ पर कई सारे माइलस्टोन जो है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में दिए हैं। मेजर वन हमें 1931 में देखने को मिलता है। फंडामेंटल राइट्स ये यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के रिजोल्यूशन के द्वारा, वो हमें कराची सेशन में देखने को मिलता है। तो ये एक स्क्रीनशॉट है मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स का, जो एमएम एकेडमी पर मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स है उसका एक स्क्रीनशॉट है। यहाँ पर आप देख सकते हो जब हमने डिस्कशन किया था तो 29 मार्च 1931 को कराची में सेशन हमें देखने को मिला था, और ये एक स्पेशल सेशन था, है ना। सेशंस हमें याद रहना पड़ता है और कौन उनको प्रिसाइड कर रहा है ये भी हमें पता रहना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें क्या हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट जो है उसे एंडोर्स किया गया था, और उसी के साथ साथ इस सेशन में हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली थी। अब जो सेशन है उसने गांधी जी को ऑथोराइज़ किया था कि वो कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने उसका बहिष्कार किया था कि हम नहीं आएंगे। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम पर जो इरविन है उसने गांधी जी को मना लिया था कि आओ यार आप यहाँ पर आओ, चर्चा करते हैं, क्योंकि आप नहीं आओगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे 3 यार, आप मैं और, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमें देखने को मिला, और फिर गांधी जी जो है वो मान गए थे कि हाँ ठीक है हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आने के लिए तैयार है, रिप्रेजेंट मैं ज़रूर करूँगा। और उसी के साथ कई सारी चीज़ें गांधी इरविन पैक्ट में कई सारी चीज़ें हुई थी। उसमें जो भगत सिंह है, सुखदेव है, राजगुरु है, उनको भी जो फांसी की सज़ा दी गई थी तो उसके लिए भी यहाँ पर बातें हुई थी, लेकिन वो माना नहीं गया था इरविन के द्वारा, है ना। उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बहिष्कार जो है वो भी झेलना पड़ा था गांधी जी को। ब्लैक फ्लैग जो है वो दिखाए गए थे वो जब रास्ते से आ रहे थे उस टाइम पर। उसी के साथ साथ गोल जो है पूर्ण स्वराज का, उसे रिट्रीट यहाँ पर किया गया, पूर्ण स्वराज हमें चाहिए। और 2 रिजोल्यूशन यहाँ पर अडॉप्ट किए गए थे। वो कौन से थे, एक तो था फंडामेंटल राइट्स, दूसरा था नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी, है ना। अब ये हमने मॉडर्न हिस्ट्री के जो लेक्चर्स देखे हैं उसमें पूरा स्टोरी वाइज में लेकर आया हूँ, इसलिए उसमें समझने में आपको काफ़ी आसानी हो जाती है कि पूरा स्टोरी वाइज हम आए थे, है ना। स्टोरी के रूप में मैंने आपको बताया हुआ है, इतने सारे फोटोज़ ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करके, तो समझने में काफ़ी आसानी उसमें हो जाती है। फंडामेंटल राइट्स अगर हम देखते हैं तो उसमें हमें देखने को मिला था कि इक्वल लीगल राइट जो है इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स, फ्री स्पीच एंड फ्री प्रेस, right to assemble, right to form association, free and compulsory primary education, neutrality of state and religious matters, universal adult franchise। यहाँ पर मतलब क्या है कि जो भी पर्टिकुलर एज के ऊपर है वो वोट कर पाएगा। जैसे अभी एट प्रेजेंट अगर हम देखते हैं तो 18 साल के ऊपर जो भी होते हैं वो यहाँ पर वोट कर सकते हैं, तो हमारे यहाँ पर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज हमें देखने को मिलता है, रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, एजुकेशन, जो भी 18 साल के ऊपर है वोट कर सकता है। तो इसी वजह से राइट टू वोट जो है हमारा एक संवैधानिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है वो बन जाता है। अगर हम नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी देखते हैं तो ये भी अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। इसमें रेंट, रेवेन्यू, ये सब लैंडलॉर्ड के बारे में बातें की गई थी। एग्रीकल्चर इंडेप्थनेस जो है उसमें रिलीफ जो है यहाँ पर दिया जाए, तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिली थी। तो पूरे कंप्लीट इसके लिए आप मॉडर्न हिस्ट्री के जो लेक्चर्स है वो फॉलो कर सकते हैं एमएम एकेडमी ऐप पर। अब यहाँ पर इक्वल राइट्स टू ऑल सिटीजन्स यहाँ पर दिया जाए, जैसे मैंने अभी आपको बताया पब्लिक रोड, पब्लिक वेल्थ सब यहाँ पर ले सके, रिलीजियस न्यूट्रलिटी के बारे में हमने देखा था, है ना। और उसी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन रिजोल्यूशन, ये कराची रिजोल्यूशन यहाँ पर जिसे बोला जाता है, ये अडॉप्ट किया गया। और फिर जो इंडिपेंडेंस हमें मिला था उसके 7 मंथ्स बिफोर जैन 1947 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है ये पास किया था, ठीक है, जो कि डिस्कस किया जा रहा था नवंबर 1946 से। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आप सभी को पता है, जो जवाहरलाल नेहरू है उनको क्रेडिट दिया जाता है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बारे में। फिर वो अडॉप्ट किया गया, उसमें हमें कई सारी चीज़ें देखने को मिली। और फिर उसके बाद क्या हुआ
कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो किस तरीके से फंक्शन कर रही थी। सबसे पहले तो वो एक सोवरन बॉडी करके फंक्शन कर रही थी। ये वाला जो स्क्रीनशॉट है ये पॉलिटी की जो लेक्चर्स है MM Academy ऐप पर उसमें से लिया गया है। उसमें 11 सेशन 2 साल 11 महीने और 18 दिन में हमें देखने को मिले। Jan 24 1950 को फाइनल सेशन जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब ये जो हमें बॉडी देखने को मिल रही थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देखने को मिल रही थी, इसके 2 लेग्स थे, 2 पैर थे, लेजिस्लेटिव और कॉन्स्टिट्यूशनल। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में चर्चा हो रही है उसे प्रिसाइड कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब लेजिस्लेटिव मामले में मतलब अगर कोई लॉज जो है वो लेकर आना है तो उस मामले में GV मावलनकर जो है वो प्रिसाइड कर रहे थे। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी प्रोमिनेंट और काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अब यहाँ पर क्या था कि इंडिपेंडेंस के 2 वीक्स के बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ड्राफ्टिंग कमेटी यहाँ पर अपॉइंट करती है। ड्राफ्टिंग कमेटी जहाँ पर बाबा साहेब अम्बेडकर जो है लॉ मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया फर्स्ट कैबिनेट चेयरमैन रहते हैं और बाकी हमें कई सारे उसके मेंबर जो है वो भी देखने को मिलते हैं। और इसमें क्या होता है, जो वॉल्यूम 3 था उसके पेज 484 पर वर्ड फ्रेटर्निटी हमें देखने को मिलता है। मतलब जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया गया था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, उसमें हमें फ्रेटर्निटी शब्द देखने को नहीं मिल रहा था। फ्रेटर्निटी क्या है हम आगे देखेंगे। फ्रेटर्निटी शब्द देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन पहली बार जब ये ड्राफ्ट बनाया गया वॉल्यूम 3 में हमें ये जो फ्रेटर्निटी शब्द है ये हमें देखने को मिला ड्राफ्ट प्रीएम्बल में, ठीक है, पहली बार। और फिर बाद में क्या हुआ, बाद में जो स्पीचेस है वो हुई, बहुत सारी बातें कही गई और फिर अंबेडकर साहब ने कहा कि विदाउट फ्रेटर्निटी इक्वालिटी लिबर्टी विल बी नो डीपर दैन कोड्स ऑफ पेंट। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। फ्रेटर्निटी अगर हम देखते हैं, ये भी एक स्क्रीनशॉट है जो कि लिया गया है पॉलिटी के लेक्चर से। तो प्रीएम्बल जो चैप्टर है उसका ये एक स्क्रीनशॉट है। तो फ्रेटर्निटी ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हमें देखने को मिलता है। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या है, सेंस ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारा, कि भाई 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 है, उस तरीके का ये होता है फ्रेटर्निटी, ठीक है। तो भाई 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 बोलने के बजाय अगर ज़्यादा हमें कूल बनना है तो हम बोल सकते हैं फ्रेटर्निटी फ्रेटर्निटी फ्रेटर्निटी, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रमोट करता है फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी बाय द सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। मतलब हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम इंडिया के भी सिटीज़न हैं और महाराष्ट्र के भी या फिर गुजरात के भी या फिर आंध्र प्रदेश के भी या फिर बिहार के भी सिटीज़न हैं। हम यहाँ पर इंडिया के सिटीज़न हैं। मतलब कोई अगर बिहार से मुझे मिलता है तो वो भी इंडियन सिटीज़न रहेगा, है ना। तो इस तरीके से सिंगल सिटीजनशिप जो है वो हमें देखने को मिलती है। अनलाइक यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में पर्टिकुलर जो स्टेट्स हैं उसके भी वो सिटीजन रहते हैं। फ्रेटर्निटी जो है वो 2 चीज़ें अश्योर करता है। 2 चीज़ें कौन सी है, एक तो है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, दूसरा है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये हमें प्रीएम्बल में भी देखने को मिलता है। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन यहाँ पर साइकोलॉजिकल और टेरिटोरियल डायमेंशन जो है वो यहाँ पर सभी दर्शाता है। तो ये चीज़ हमें फ्रेटर्निटी के बारे में देखने को मिलती है। और इससे फ्रेटर्निटी जो शब्द है वो हमारे संविधान में इनकलकेट होता हुआ, स्पेसिफिकली अगर बोला जाए तो हमारे प्रीएम्बल में इनकलकेट होता हुआ देखने को मिलता है। तो अब आपके लिए सवाल है, आपके लिए सवाल ये है कि हमारा जो प्रीएम्बल है वो कितनी बार अमेंड किया गया है और अमेंड होने के बाद उसमें कौन कौन से वर्ड जो है वो ऐड किए गए हैं। तो ये आपके लिए क्वेश्चन आता है जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आइए यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं यूएस यहाँ पर गूगल को स्यू क्यों कर रहा है और इसके पीछे कारण क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे जीएस पेपर 3 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जाता है और सिर्फ जीएस पेपर 3 नहीं तो जीएस पेपर 2 के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है ये इसमें इंट्रोड्यूस हो जाता है। क्योंकि इंडियन पर्सपेक्टिव से भी हम देखने वाले हैं कि गूगल पर कौन कौन सी आपत्तियाँ जो है वो लगाई गई थी। तो न्यूज़ बेसिकली चल क्या रही है, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इन्होंने गूगल को स्यू किया है ट्यूसडे को और ये कहा है कि ये अपनी डोमिनेंट पोजीशन जो है उसका इस्तेमाल करता है, उसका गैर इस्तेमाल करता है, जिससे कि जो कॉम्पिटिटर्स हैं और जो कस्टमर्स हैं उनको हार्म किया जाए। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और टशन देखिए गूगल वाले का, क्योंकि ये न्यूज़ जो तुम पढ़ रहे हो ना ये भी गूगल पर ही सर्च करोगे, खतरनाक। तो यहाँ पर मतलब एक्चुअल में बोला नहीं है, ठीक है, ये मैंने लगाया, तो यहाँ पर क्रेडिट मेरे को मिलना चाहिए। खैर, तो यहाँ पर 11 यूएस स्टेट्स ज्वाइन किया है इसको एंटी ट्रस्ट लॉ सूट गूगल के अगेंस्ट में फॉर अनलॉफुली मेंटेनिंग मोनोपोली इन जनरल सर्च सर्विस एंड सर्च एडवर्टाइजिंग।
तो मतलब बेसिकली हो क्या रहा है कि यहाँ पर गूगल जो है, गूगल अब बहुत बड़ा हो चुका है, बहुत ही बड़ा हो चुका है, मतलब अब उसकी मास्टरी है। तो एक मोनोपोली जो है ना वो क्रिएट हो रही है। मोनोपोली जहाँ पर क्रिएट हो जाती है वहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो ही जाते हैं, क्योंकि फिर अपनी ही चलती है। जैसे कि फ़र्ज़ कीजिए यूट्यूब पर पहले अच्छे खासे पैसे मिला करते थे। यूट्यूब पर अगर आप वीडियोस बना रहे हो अच्छे खासे पैसे मिला करते थे, लेकिन अब वो पैसे बहुत ही कम हो गए हैं। बहुत ही कम मतलब अब जो यूट्यूबर है तो वो अब सर्वाइव नहीं कर सकते हैं सिर्फ यूट्यूब पर ही। इतने कम पैसे जो है वो मिलते हैं, खासकर अगर हम इंडिया की बात करें तो बहुत ही कम मिलते हैं। तो ये क्यों होता है कि भैया आप बहुत सारे लोग आ गए ना, और बाकी तुम्हारे पास अब कोई दूसरा ऑप्शन तो है नहीं, दूसरी जगह से तुम कमा सकते हो नहीं, तो इसीलिए अब यहाँ पर हम पैसे जो है वो कम कर देंगे, हम यहाँ पर अपना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन ले लेंगे। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो एक मोनोपोली जो है वो मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है गूगल के द्वारा, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पैनल उसे सबमिट की है रिपोर्ट ऑफ द बाय पार्टीसन इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पर अमेजॉन बोलिए, एप्पल बोलिए, गूगल बोलिए, फेसबुक बोलिए, जितने भी हमें जायंट्स देखने को मिलते हैं, डिजिटल जायंट्स देखने को मिलते हैं, उनके अगेंस्ट में यहाँ पर प्रोब जो है वो जुलाई 2019 से ही शुरू हो चुकी थी। ये जो कंपनीज़ है गवर्नमेंट के रडार में थे। रडार आप सभी को पता है कि यहाँ पर अगर गवर्नमेंट है तो उनकी मतलब नज़र जो है वो उस पर है ना। तो रडार में वो देखने को मिल रहे थे। अब क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहे थे वो कि ये बहुत बड़े स्पेंडर्स है ना, मतलब खर्चा करना है तो भैया देखेंगे नहीं, अपनी जेब खाली करने के लिए देखेंगे नहीं, इतना कर देंगे, इतना कर देंगे, इतना कर देंगे, सामने वाला तो जो है वो तो तहस नहस हो जाए, है ना। तो इतना खर्च करने के बाद वो क्या करते हैं, आइदर जो अपने राइवल्स हैं उनको ख़रीद लेते हैं, या फिर जो वेंडर्स हैं उनको उनसे काम करने से मना कर देते हैं। मतलब क्या है, एक तो भैया तुम मेरे साइड हो जाओ, एक तो तुम मेरे साथ मिल जाओ, अगर तुम नहीं मिल रहे हो तो जो मेरे साथ काम नहीं करेगा उसके साथ कोई काम नहीं करेगा, ये आप ध्यान में रखिए। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर इनके बारे में देखने को मिल रही है कि अच्छा ठीक है, तुम हमारे कॉम्पिटिटर हो ना, तो हमारे साथ जुड़ जाओ, तो हमारे साथ आ जाओ, मर्ज कर लो, हम तुमको एक्वायर कर लेते हैं, हम तुमको इतना पैसा दे देंगे, हम तुमको एक्वायर कर लेंगे। अब जो एक्वायर हो रहा है वो हो रहा है, जो नहीं हो रहा है फिर वो किसी के साथ, कोई उसके साथ काम करने को तैयार नहीं है। तो इस तरीके से उसकी राइवलरी जो है वही ख़त्म कर दे रहे हैं। मतलब सभी जितने भी उनके कॉम्पिटिटर्स हैं उनको ख़त्म कर दो और अपनी मोनोपोली जो है वो यहाँ पर क्रिएट कर दो, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो गूगल एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू जो है वो किस तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है, कितना सारा पैसा जो है वो कमा रहा है। अब देखिए यूट्यूब जो है, यूट्यूब पर कैसे पैसे कमाए जाते हैं, यूट्यूब पर कितने पैसे मिलते हैं। तो फ़र्ज़ कीजिए कि हम एक ये ले लेते हैं, महीने में वो एक वीडियो डालता है, तो एक वीडियो समझ लीजिए अगर 10 मिलियन जो है वो क्रॉस कर रहा है, तो हम 10 मिलियन जो है वो कंसिडर करते हैं। लेकिन ये पैसे मिलते कैसे हैं? पैसे मिलते हैं क्योंकि जब इस पर ऐड आती है, और सभी वीडियो पर ऐड आएगी ज़रूरी नहीं है ना। अब ये जो ऐड है ये कैसे देते हैं, तो आपने देखा होगा बहुत सारे मेरे वीडियोस पर जो एजुकेशनल ऐड है वो आपने देखी होगी, अलग अलग जो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स है वो अपनी ऐड देते हैं। तो ये ऐड देते हैं हम किसको, तो गूगल को, मतलब यूट्यूब जो है गूगल को हम ऐड देते हैं कि भैया हमारी ऐड जो है वो चलाओ। उसके लिए हम पैसे पे करते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए मैंने 1000 रुपये दिए कि मेरी ऐड जो है वो चला लो, जिससे कि मेरी ऐड हो जाए, ठीक है। अब ये ऐड अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर चलाई जाएगी, खासकर वो भी देखते हैं कि कौन से इस पर चलाना है, तो एजुकेशनल वीडियोस पर चलाना है, ये सब। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो वीडियोस मतलब 10 मिलियन यहाँ पर व्यूज़ जा रहे हैं, तो 10 मिलियन में से होता है कि आधे जो वीडियोज़ है उस पर ऐड चलती नहीं है। तो यहाँ पर 5 मिलियन जो है, 5 मिलियन उस पर ही सिर्फ ऐड चल रही है, ठीक है। यहाँ पर समझ लीजिए कि 50 लाख व्यूज़ जो है, 50 लाख व्यूज़ यहाँ पर हमें देखने को मिले हैं जिस पर ऐड चल रही है। अब उसमें भी डिपेंड करता है कि कौन सी ऐड है, उसको कितना पैसा दिया गया है, तो बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 50 लाख, ठीक है, तो अगर हम 50 लाख भी यहाँ पर अगर कंसिडर करते हैं तो समझ लीजिए कि कितने, तो एक व्यू पर अगर हम कंसिडर करते हैं कि 1 पैसा मिल रहा है, क्योंकि बहुत कम पैसे मिलते हैं, बहुत ही कम। आपको लग रहा होगा कि यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा पैसे आ जाते हैं, तो यहाँ पर समझ लीजिए लगभग यहाँ पर अगर हम 1 पैसा भी कंसिडर कर लेते हैं तो 50,000, मतलब इसका एक वीडियो जो है वो कितना कमा रहा है, 50,000 कमा रहा है, ठीक है। अब ये एक वीडियो तो 1 महीने का चला गया, लेकिन बाकी वीडियोज़ जो है उस पर भी व्यूज़ मिलते रहते हैं, और हमने एवरेज लिया है, ठीक है, एवरेज। तो इस तरीके से पैसे जो है वो मिलते हैं। मतलब समझ लीजिए कि मैक्सिमम 2 से 3 लाख जो है वो यूट्यूब के इससे एक वीडियो का समझ लीजिए कि 1 लाख या 1.5 लाख जो है वो आता होगा, ठीक है। ऐसा मतलब हम समझ के चल सकते हैं, एकदम रफली मैंने आपको बताया। बहुत सारे उसमें होते हैं, व्यू टाइम कितना होता है, इसलिए तो एजुकेशनल जो वीडियोस होते हैं, एजुकेशनल वीडियोस पर ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि लंबे वीडियोस होते हैं, जितने ज़्यादा लंबे वीडियोस होंगे तो उतना वॉच टाइम बढ़ता है, जितना वॉच टाइम बढ़ेगा उतना रेवेन्यू जो है वो भी इकट्ठा होता है। तो ये भी एक जो एजुकेशनल वीडियोज़ है उसके फ़ायदे होते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि कितने कम पैसे जो है वो यूट्यूब की तरफ से दिए जाते हैं, गूगल की तरफ से दिए जाते हैं, अगर आप सिर्फ यूट्यूब पर ये रहते हो तो यहाँ पर आप देखिए कि जो गूगल एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू है वो काफ़ी ज़्यादा जनरेट कर रहे हैं। मतलब ये रेवेन्यू एडवर्टीजमेंट से जो जनरेट हो रहा है वो फिर अलग अलग सिनारियों में यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखो गूगल फेस इन इंडिया, क्या एलिगेशंस इंडिया में फेस किए जा रहे हैं। 2019 में अगर आप देखोगे तो इंडिया का एंटी ट्रस्ट बॉडी जो है, इंडिया की जो एंटी ट्रस्ट बॉडी है, उसने यहाँ पर गूगल को गिल्टी ठहराया है मिसयूज ऑफ ए डोमिनेंट पोजीशन जो एंड्रॉयड मार्केट है, कि भैया सभी इसमें आप ही आ रहे हो, सभी इसमें आप ही चाह रहे हो, आप ही के जो प्रोडक्ट्स है वो दिखाई दे रहे हैं, आप जो बोल रहे हो वही प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, आप जो बोल रहे हो वही ऐप आ रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अनफेयर कंडीशन जो है वो यहाँ पर डिवाइस मैन्युफैक्चरर पर लगाई जाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम पर लगाई जाती है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करो, नहीं तो फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा। तो ऐसे मिसयूज़ जो है वो किए जाते हैं और इससे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो झेलना पड़ता है। मतलब नुकसान मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसको आना पड़ता है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अगर हम देखते हैं तो ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, मैंने इसके बारे में पहले ही बताया हुआ, क्वासी जुडिशियल बॉडी है। और उसी के साथ साथ ये इसमें हमें चेयरमैन और बाकी कुछ मेंबर्स है वो देखने को मिलते हैं, 6 के आसपास मेंबर्स होते हैं। और उसी के साथ साथ ये जो माल प्रैक्टिसेस होती है उसको एलिमिनेट करने का, अगर कोई मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है तो उसको ख़त्म करने का काम, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। ओके, अब यहाँ पर अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि यूएस में बेसिकली क्यों गूगल को स्यू किया जा रहा है, क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, और इंडिया में भी इस पर स्क्रूटिनाइज जो है वो किया जाता है। ऐसे ऐसे बड़े जायंट जो होते हैं अपनी मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ जो है वो हो जाती है। ये यहाँ पर बात करते हैं जेट एयरवेज की। तो जेट एयरवेज फिर से कैसे फ्लाई कर सकता है, तो ये हमारे जीएस पेपर 3 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे लास्ट वीक ग्रुप ऑफ लेंडर जो है उन्होंने यहाँ पर बीड अप्रूव की है, जिससे कि जो जेट एयरवेज है फिर से रिवाइव हो सकता है। अब देखिए जेट एयरवेज की पूरी जो स्टोरी है वो आप सभी को पता ही होगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर डाली थी, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। स्टार्टिंग से लेकर जेट एयरवेज जब से शुरू हुआ था तब से लेकर जब से वो ज़मीन पर आया है तो क्या स्टोरी रही है, और फिर उसके बाद कैसे वो फिर से उड़ान भर सकता है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। अब देखिए हमारे स्टोरी के जो नायक है, जो हीरो है, वो है नरेश गोयल। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एज अ कैशियर की थी अपने अंकल के ट्रैवल एजेंसी में। अब देखिए 1991 से पहले हमारे देश में जो कानून है वो काफ़ी सख्त थे अगर आपको कोई भी बिजनेस शुरू करना है तो। लेकिन 1991 में हमारे यहाँ पर एलपीजी रिफॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं। इसका मतलब है कि हमने नए बिजनेस शुरू करने के लिए लिबरल रुख अपनाया, और दूसरा ये कि जो भी प्राइवेट तरीके से बिजनेस करना चाहते थे उन्हें हमने आगे बढ़ावा दिया, और जो दुनिया से कनेक्ट होना चाहते हैं इसके लिए हमने ग्लोबलाइजेशन ये रुख अपनाया। अब इसी से शुरुआत होती है जेट एयरवेज की। 1994 में नरेश गोयल को 60% शेयर जो है वो मिलते हैं, गल्फ एयर को 20% मिलते हैं और कुवैत एयरवेज को 20% मिलते हैं। तो इस तरीके से जेट एयरवेज पूरी रफ्तार से टेक ऑफ करने के लिए रेडी थी, और हुआ वही। जेट एयरवेज को 1995 में शेड्यूल एयरलाइन का स्टेटस मिल गया और गोयल साहब आसमान में उड़ान भरने के लिए तैयार हो गए। और उस वक्त जेट एयरवेज की कंपटीशन में कोई भी नहीं था। और फास्ट फॉरवर्ड में हम आते हैं 2004 में, जहां पर 5/20 रूल ये लाया गया। अब 5/20 रूल क्या था? जिस एयरलाइन को ऑपरेशनल हुए 5 साल हुए हैं और उनके पास अगर 20 एयरक्राफ्ट्स है तो वो भारत के बाहर भी जो अपनी फ्लाइट्स है वो ऑपरेट कर सकती है। और हुआ वही, जेट एयरवेज ने ग्लोबलाइजेशन का रुख अपनाया और सिर्फ भारत में ही नहीं तो भारत के बाहर भी जेट एयरवेज ट्रैवल करने लगी। 2004 में जेट एयरवेज लिस्ट की गई BSE में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, और उस वक्त नरेश गोयल के पास 51% शेयर थे। नरेश गोयल का ग्राफ ऊपर ही बढ़ता जा रहा था, टेक ऑफ ही करता जा रहा था। और अगर हम पैसेंजर देखते हैं तो 44% पैसेंजर जो है वो जेट एयरवेज के पास थे। मतलब आप देख सकते हो कि लगभग आधा मार्केट जेट एयरवेज ने कैप्चर किया हुआ था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन उसी बीच 2 एयरलाइंस की एंट्री होती है, वो है इंडिगो और स्पाइस जेट।
अब इंडिगो और स्पाइस जेट को ये बहुत अच्छी तरीके से पता था कि जेट एयरवेज ने अपना मार्केट पूरी तरीके से कैप्चर किया हुआ है और अगर यहाँ पर जगह बनानी है तो हमें बहुत ज़्यादा डिस्काउंट, बहुत सस्ती टिकटें जो कस्टमर्स हैं उन्हें देनी होगी और इन्होंने वही शुरू किया। और यहाँ पर अब कंपटीशन होने की वजह से जेट एयरवेज ने भी जो टिकट्स हैं उनके दाम घटाना शुरू कर दिए, डिस्काउंट में टिकट्स देना शुरू कर दी और अलग अलग ऑफर्स कस्टमर्स के लिए लाना शुरू कर दिए। मगर जेट एयरवेज का जो खर्चा है वो ज़्यादा है इंडिगो और स्पाइस जेट के मुकाबले। इस वजह से जेट एयरवेज को इस सस्ते मार्केट में सस्टेन करना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा था, मगर अभी भी जेट एयरवेज टॉप पर थी। फिर उसके बाद जेट एयरवेज कुछ एक्विजिशंस करती है, जैसे कि 2007 में एयर सहारा को एक्वायर करती है $14.5 बिलियन में और इसे नाम दिया जाता है जेट लाइट। मगर 2007 तक आते आते जो कंपटीशन है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जहां पर 44% कस्टमर रिटेंशन था जेट एयरवेज के पास, अब वो घटकर 27.7% पर आ चुका था। और उसी के साथ हमें ये भी नहीं भूलना है कि 2007-2008 में ग्लोबल स्लोडाउन भी हमें देखने को मिलता है, जहां पर बड़ी बड़ी एयरलाइंस जैसे किंगफिशर, इसे भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उसी के साथ साथ 2009 में जेट एयरवेज लॉन्च करते हैं जेट कनेक्ट लो कॉस्ट ब्रांड। यहाँ पर जो टिकट्स है वो सस्ते दामों पर देना शुरू कर दिया, मगर ये आइडिया नुकसानदायक रहा जेट एयरवेज के लिए। उसके बाद 2012 की अगर हम बात करते हैं तो जेट एयरवेज ने जेट लाइट और जेट कनेक्ट दोनों को मर्ज कर दिया, मगर अब जेट एयरवेज कर्जों में डूबती जा रही थी, लॉस झेल रही थी। जहां एक तरफ इंडिगो, स्पाइस जेट ये अपना मार्केट बढ़ा रहे थे, वहीं जेट एयरवेज जिसका मार्केट इतना हाई था उसका मार्केट कम होता जा रहा था और उस पर कर्ज बढ़ता ही जा रहा था, लॉसेस बढ़ते ही जा रहे थे। अब ग्लोबल रिसेशन को कम करने के लिए भारत सरकार ने FDI में छूट दे दी। इसी का फायदा उठाते हुए नरेश गोयल ने 2013 में 24% स्टेक जेट एयरवेज के इथार्ड एयरवेज को सेल कर दिए $379 मिलियन में। उन्हें लगा कि अब ये जो डील है ये जेट एयरवेज को फिर से लाइन पर लेकर आ जाएगी। मगर जेट एयरवेज का बुरा वक्त इतने आसानी से कहाँ जाने वाला था। जेट एयरवेज के साथ एक के बाद एक हादसे होने लगे, एक्सीडेंट्स होने लगे, जिससे कि कस्टमर्स में नेगेटिव रिव्यूज़ फैलना शुरू हो गए। लोग प्रीफर नहीं करते थे जेट एयरवेज, उसकी जगह पे अगर थोड़ी सस्ती टिकट दूसरे एयरलाइन की भी मिलती थी तो उसे वो प्रीफर करना पसंद करते थे। तो इससे भी जेट एयरवेज को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। उसी के साथ साथ अगर हम क्रूड ऑयल प्राइसेस देखते हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे थे। तो इस वजह से जेट एयरवेज अपनी जो टिकट्स है वो कम भी नहीं कर पा रही थी और जो दूसरी कॉम्पिटिशन्स यहाँ पर आ रही थी दूसरे एयरलाइंस की तरफ से, वहाँ वो सस्टेन भी नहीं कर पा रही थी। तो इन सब चीज़ों की वजह से भारी नुकसान जेट एयरवेज को सहना पड़ा। अब इन नुकसान के चलते जेट एयरवेज अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें प्रॉपर सैलरी भी नहीं प्रोवाइड कर पा रही थी। जो पायलट्स हैं, जो एयर होस्टेस हैं, उन्हें सैलरी नहीं मिल रही थी वक्त पर, जिस वजह से आधे लोग दूसरी एयरलाइन में जॉब ढूंढने के लिए चले गए और जो लोग जेट एयरवेज में काम कर रहे थे उन्होंने एक स्ट्राइक जैसी सिचुएशन क्रिएट कर दी और इस वजह से जेट एयरवेज के 50% फ्लाइट, प्लेन वो ग्राउंडेड रहने लगे। मतलब एक वक्त पर तेज रफ्तार से उड़ान भरने वाली एयरलाइन आज ज़मीन पर खड़ी है। 2019 की मार्च तक नरेश गोयल को 3000 करोड़ के आसपास जो पैसा है वो चुकाना था। मतलब जेट एयरवेज बंद होने की कगार पर। लेकिन अगर कोई भी बड़ी कंपनी सीधे तरीके से बंद हो जाती है तो उसमें जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। और जेट एयरवेज की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर 16,000 डायरेक्ट जॉब्स थे और उसी के साथ साथ 6,000 करोड़ का डेट। इसके रिस्पॉन्स में नरेश गोयल ने रेसिग्नेशन दे दिया। तो अब यहाँ पर जब उड़ान भरना है तो पोटेंशियल ओनर जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अब यहाँ पर कौन है पोटेंशियल ओनर्स? जेट एयरवेज जो है क्रेडिटर्स, उन्होंने यहाँ पर अप्रूव किया है रिजोल्यूशन जो प्लान सबमिट किया गया था यूके बेस्ड कैलरो कैपिटल एंड यूएई बेस्ड बिजनेसमैन मुरारी लाल जलन, इनके द्वारा। मुरारी लाल जलन जो है ये इनिशियली एक पेपर ट्रेडर थे जो बाद में उन्होंने अपना जो सेक्टर है काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई किया, रियल एस्टेट में, माइनिंग में, कंस्ट्रक्शन में, काफ़ी सारे इसमें। अब यहाँ पर जेट जो है ये कब ऑपरेट करना स्टार्ट करेगा? अभी देखिए जो नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पर तो अप्रूवल वगैरह किए गए हैं, लेकिन नेक्स्ट स्टेप अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो रिजोल्यूशन प्लान है उसको अप्रूवल देना पड़ेगा फ्रॉम द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। मतलब यहाँ पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है ये यहाँ पर अप्रूवल देगी। आपने अगर देखा होगा, हमने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जो है उस दौरान इनके बारे में देखा हुआ है
इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जो है किसके लिए है, जिससे कि अगर कोई भी फ्रॉड केस या फिर कोई भी ऐसी जो मतलब लेंडर्स वगैरह होते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम आता है, कंपनी में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के द्वारा यहाँ पर रिजॉल्व किया जाता है। तो अब यहाँ पर रिजोल्यूशन जो है उसके लिए किसके अंडर में फंक्शन करता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। अब इसमें हमने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल के बारे में देखा था। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है इन्होंने यहाँ पर अप्रूवल देना पड़ेगा। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल क्या है, कॉन्स्टिट्यूट की गई थी अंडर सेक्शन 18 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, है ना, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जस्टिस इराडी कमेटी। अब यहाँ पर ये क्या करते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, तो जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जो भी इश्यूज आते हैं इंडियन कंपनी से रिलेटेड, ये वहाँ पर रिजॉल्व करते हैं। अब ये जेट एयरवेज अगर आप देखो तो ये पर्टिकुलर एक कंपनी है, तो इसमें यहाँ पर NCLT जो है इसका भी यहाँ पर हस्तक्षेप जो है वो रहेगा। एक बार अगर NCLT अप्रूव कर देती है तो फिर यहाँ पर क्या होगा, एयरलाइन जो है वो फिर से यहाँ पर स्काइज में घूम सकती है, फिर से यहाँ पर ऊंची छलांग जो है, उड़ी छलांग यहाँ पर लगा सकती है। अब मेजर कंसर्न यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो मेजर कंसर्न यहाँ पर 3 मेजर कंसर्न है। पहला तो हमें देखने को मिलता है जो नए इन्वेस्टर्स है उनको यहाँ पर रीनिगोशिएट करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट्स को वेरियस वेंडर्स के साथ जो किए गए हैं, फ्यूल रिटेलर्स बोलिए, एयरक्राफ्ट लिसनर्स बोलिए, है ना, ये सब जो लोग हैं इनके साथ फिर से निगोशिएट करना पड़ेगा अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर, क्योंकि पहले जो फ्लाइट ऑपरेट करती थी अब यहाँ पर फिर से अलग इसमें ऑपरेट करेगी। सेकेंडली, जो जेट एयरवेज ग्राउंड की गई थी 2018 में, तो फिर यहाँ पर जो भी डोमेस्टिक एयरलाइंस है ना, डोमेस्टिक एयरलाइंस है, उनको यहाँ पर दूसरी जो डोमेस्टिक एयरलाइंस है उनको यहाँ पर जो स्लॉट्स है वो अलोकेट कर दिए गए, है ना, क्योंकि स्लॉट्स होते हैं कि भाई ये स्लॉट में ये जो फ्लाइट है ये टेक ऑफ करेगी, ये स्लॉट में ये फ्लाइट जो है टेक ऑफ करेगी, ये स्लॉट में ये फ्लाइट जो है टेक ऑफ करेगी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जब ये ग्राउंडेड हो गई 2018 में, तो बाकी जो फ्लाइट्स हैं उनको यहाँ पर स्लॉट जो है अलोकेट कर दिए गए, और उस स्लॉट्स के लिए जो एयरलाइंस है उन्होंने पे भी कर दिया, है ना। तो अब यहाँ पर क्या है कि फिर से रीअलोकेट यहाँ पर करना पड़ेगा स्लॉट्स। तो अब इसमें और प्रॉब्लम आ सकते हैं, क्योंकि क्या है कि स्लॉट जो है उसमें क्रंच रहेगा, और बाकी जो फ्लाइट्स है, क्योंकि दिल्ली मुंबई अगर हम देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वो कंटिन्यूसली वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो अब ऐसे सिनारियो में फिर से जब इनको लेना है तो बाकी फ़्लाइट्स वाले वो अपना स्लॉट क्यों देंगे, तो यहाँ पर ये एक प्रॉब्लम आ सकता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ प्राइम स्लॉट्स है ना, उसको होल्ड करने के लिए, उसको लेने के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सस्टेनेबल ऑपरेशंस जो है वो इंश्योर करने पड़ेंगे। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है जेट एयरवेज को लेकर। अब एम्प्लॉयज़ की जब हम बात करते हैं, एम्प्लॉयज़, तो यहाँ पर आप सभी को पता है काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो है वो यहाँ पर अनएम्प्लॉयड हो गए थे जब जेट एयरवेज जो है वो बंद हो गई थी। तो इसीलिए यहाँ पर बोल रहे हैं मुझे मेरी जॉब मिलेगी या मेरी जवानी इंस्टाग्राम पर ही निकल जाएगी। तो यहाँ पर कैसा है कि रिजोल्यूशन प्लान जो है उससे काफ़ी लोग यहाँ पर खुश तो हुए हैं, स्टाफ जो है वो खुश हुआ है। अराउंड 17,000 एम्प्लॉयज़ जो है वो हमें देखने को मिल रहे थे, और इसके वजह से काफ़ी खुशी तो हो रही होगी, लेकिन अभी भी यहाँ पर कॉल जो है उन पर नहीं लिया गया है कि किन किन को रिटेन किया जाएगा या किन को नहीं रिटेन किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जब ऑपरेशनल फिर से अगर हो जाता है जेट एयरवेज तो फिर बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ है वो लेने तो पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पर लगते हैं। तो अब वो देखना होगा कि क्या होता है। तो इस तरीके से हमें जेट एयरवेज की पूरी जो उड़ान है वो देखने को मिल सकती है। ये सब कुछ अगर सही तरीके से हो जाता है, मतलब NCLT अप्रूव कर देता है, जो स्लॉट्स है वो मिल जाते हैं, जो यहाँ पर वेंडर्स है जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो अगर सही तरीके से सब कर लेते हैं, अगर निगोशिएट कर लेते हैं सभी लोगों से, जो भी इसमें स्टेक होल्डर्स आते हैं, तो फिर से जेट एयरवेज जो है वो अपनी उड़ान भर सकती है। अब नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है कि जस्टिस के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं, मतलब यहाँ पर वर्चुअल कोर्ट के बारे में बात की जा रही है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस लॉ एंड जस्टिस रिसेंट रिपोर्ट में रिकमेंड किया है कि यहाँ पर वर्चुअल कोर्ट जो है वो रखे जाए इवन आफ्टर पेंडेमिक एंड्स, मतलब पेंडेमिक जो है वो चल रहा है तो इसलिए कोई भी कोर्ट में नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर वर्चुअल कोर्ट चल रहे हैं, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कोर्ट चल रहे हैं वो ठीक है, लेकिन पेंडेमिक खत्म होने के बाद भी आप वर्चुअल कोर्ट जो है वो रखने की बात कर रहे हो, तो यहाँ पर ही गलत हो जाता है भाई साहब। ई कोड प्रोजेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो कंसेप्चुलाइज किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन इंडिया जुडिशरी 2005, ठीक है। अब यहाँ पर ई कोड मिशन मोड प्रोजेक्ट अगर हम देखते हैं तो पैन इंडिया प्रोजेक्ट है, जो कि यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा फंड किया जा रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे प्री कोविड पीरियड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है सेटअप किए जा रहे थे, प्राइमरीली यूज्ड फॉर कंडक्टिंग रिमांड मैटर्स, ठीक है, जिससे कि यहाँ पर प्रिजनर जो है वो कोर्ट और जेल में यहाँ पर बच जाए। मतलब कैसा है कि कोर्ट में अगर आते हैं तो फिर जो सोशल डिस्टेंसिंग ये सब कुछ रहना चाहिए। ऐसे जो VC फैसिलिटी है ऑपरेशनलाइज है बिटवीन 3,240 कोर्ट्स, ठीक है, और काफ़ी सारे प्रिजन्स में भी।
अब यहाँ पर अगस्त 2019 अगर हम देखते हैं, हाई कोर्ट ऑफ पंजाब हरियाणा ने फर्स्ट वर्चुअल कोर्ट जो है लॉन्च किया था फरीदाबाद में। तो ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिपोर्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि फुल फ्लेज वर्चुअल कोर्ट जो है वो पायलटेड रहना चाहिए फर्स्ट इंस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलो भैया शुरू कर दो, शुरू हो गया, शुरू, पायलट प्रोजेक्ट रहना चाहिए, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर केसेस जो है किस तरीके ट्रांसफ़र करे, किस तरीके से पेंडेंसी, क्योंकि अगर आप देखोगे 30 मिलियन पेंडिंग केसेस जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। और ये वर्चुअल कोर्ट्स की जब हम बात करते हैं तो ये अगर कोई सिविल मैटर हो तो उसमें ठीक है कि भैया टैक्स नहीं भरा, ये नहीं भरा, तो वो आप वर्चुअल कोर्ट्स के ज़रिए सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर कोई हीनियस क्राइम होते हैं तो उसके लिए कोर्ट में आना ये ज़रूरी होता है, फिजिकल कोर्ट जो उसकी ज़रूरत पड़ती है। आप इतने जो पेंडिंग केसेस हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए अगर आप वर्चुअल तरीके से ले लो तो ठीक है, लेकिन सारे जो चीज़ें हैं वो सॉल्व नहीं हो सकती है। इसके एडवांटेजेस भी काफ़ी है, जैसे कि वर्चुअल या डिजिटल जस्टिस जो है वो चीपर होता है, क्योंकि सब घर में ही हो रहा है। कोई दुकान, अभी जैसे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे जो ऑफिसेस है वो अभी भी वर्क फ्रॉम होम ही चला रहे हैं, क्योंकि उनको पता चला यार वर्क फ्रॉम होम तो बहुत अच्छा है यार। मतलब आप अगर देखो तो हमें ऑफिस का पैसा देना पड़ेगा, है ना, रेंट देना पड़ेगा, ऑफिस में आ रहे हैं तो आने जाने का पेट्रोल का पैसा देना पड़ेगा, उसी के साथ साथ यहाँ पर वो बैठ रहे हैं तो उनको लैपटॉप दो, ये सारी चीज़ें, बहुत सारा खर्चा होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का खर्चा, बहुत खर्चे होते हैं। और उसी के टाइम बाउंड होता है कि मतलब 10 बजे वो आ रहे हैं, 6 बजे बोल रहे हैं सर मैं जा रहा हूँ, तो हम कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, अच्छा जा रहे हो तुसी ना जाओ, ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो साला इनको रात को 9 बजे फ़ोन करो, लैपटॉप खोलो बोलो तो ये खोल ले रहे हैं, 10 बजे फ़ोन करो लैपटॉप खोल रहे हैं, 11 बजे फ़ोन करो लैपटॉप खोल रहे हैं। ना चाय पीने का, ना छुट्टी का, ना लंच का, ना कुछ। लंच खाते खाते ये लोग अपना लैपटॉप जो है वो अपने थाइस पर रख कर काम कर रहे हैं। वाह यार, इससे ज़बरदस्त बात क्या हो सकती है। तो वर्क फ्रॉम होम जो है और चलाओ। इसीलिए अमेज़ॉन देखिए, गूगल बोलिए, वर्क फ्रॉम होम चला रहे हैं बहुत दिनों तक। अब उन्होंने बोल दिया है कि हाँ अब छोड़ दो, भूल जाओ कि ऑफिस कुछ है, घर से मस्त आराम से लेटे लेटे काम करो, काम तो हो रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए चीपर जो है वो तो होता है, फास्टर भी होता है ना, कि आप यहाँ पर लोकेशनल इकोनॉमिक जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो यहाँ पर सॉल्व किए जाते हैं। वर्चुअल कोर्ट जो है वो इम्प्रूवमेंट है ट्रेडिशनल कोर्ट से, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा सिटीजन फ्रेंडली होते हैं, ग्रेटर एक्सेस जो है जस्टिस को वो देते हैं कि आप कोई भी इंसान है वो अगर जो सोच रहा है कोर्ट कचहरी के चक्कर कौन लगाएगा, लेकिन अभी अगर उसको पता है कि भैया घर से हो रहा है तो चलो यार केस डाल देते हैं, देख लेते हैं क्या होगा, घर से हमें एक्सेस करना है ना। तो यहाँ पर सिटीजन फ्रेंडली हो जाता है, ज़्यादा एक्सेस मिलता है, प्रोडक्टिविटी जो है लॉयर की वो भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो इफ़िशियंसी जो है वो भी ज़्यादा डबल हो जाती है। लेकिन इसके चैलेंजेस भी है, जैसे कि वेरियस स्टेक होल्डर्स जो है उन्होंने नोट किया है कि प्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर सपोर्ट नहीं करता है वर्चुअल प्रोसीडिंग्स को। यहाँ पर 3477 कोर्ट रूम्स है जो सपोर्ट करते हैं वर्चुअल प्रोसीडिंग्स को, है ना। अभी भी अगर आप देखो कि बहुत सारे ऐसे हैं जो यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया गया है। ऑलमोस्ट 50% ऑफ लॉयर जो है वो उनके पास लैपटॉप नहीं है या फिर कंप्यूटर फैसिलिटी नहीं है, तो कैसे वो लड़ेंगे, कैसे केस लड़ेंगे, है ना। मतलब ये स्टूडेंट जो यहाँ पर ऑनलाइन जो इसके लिए किया गया है, क्या बोलते हैं उसको, जो स्कूल्स है उसमें जो ऑनलाइन किया गया है, वही चैलेंजेस यहाँ पर भी हमें देखने को मिलेंगे ना। काफ़ी सारे ऐसे गाँव में रहते हैं बच्चे, क्योंकि मैंने देखा हुआ है बहुत सारे ऐसे जो कॉलेजेस में जा रहे हैं, पॉलिटेक्निक वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी घर पे रुकना पड़ा, तो बहुत सारे जो सर लोग हैं वो चैलेंज वो भी फेस कर रहे हैं कि कैसे पढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत सारे जो है वो रूरल एरिया में रहते हैं, रूरल एरिया में मोबाइल नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, तो कैसे, है ना। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर भी आता है। उसी के साथ वर्चुअल हियरिंग जो है वो लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से नहीं ले पा रहे हैं, सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर ना रहने की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। मतलब हियरिंग चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर चल रहा है कि माय लॉर्ड मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो क्लाइंट है उन्होंने बिल्कुल गुनाह नहीं किया है, क्या आपको पता है कि उस रात क्या हुआ था। तो जज बोल रहे हैं कि बताओ उस रात क्या हुआ था। तो देखिए मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस रात लाइन चली गई। मतलब साला इतना क्लाइमेक्स पे आने के बाद लाइन चली गई, और फिर अब क्या करे, जज भी वहाँ पर बोल रहा है कि यार बताओ मुझको जानना है क्या हुआ था। यहाँ पर ये जो है ये बताने की कोशिश कर रहा है लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। तो ये प्रॉब्लम्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सिस्टम जो है ग्लिच जो है वो होता है, एंटायर प्रोसीडिंग जो है वो ख़त्म हो जाती है ना। प्रिवेसी ऑफ डाटा जो है ये भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो काफ़ी सारे चैलेंजेस आते हैं। देखिए मेंस पर्सपेक्टिव से मैं लेकर आया हूँ आपके सामने। वर्चुअल कोर्ट काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, तो हो सकता है आपको मेंस में क्वेश्चन पूछा जाए। मेंस में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है भाई साहब, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान में रखो, ठीक है। हैकिंग, मैनिपुलेशन ये भी यहाँ पर हो सकता है।
तो सजेशन ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसे यहाँ पर अपडेट करने की ज़रूरत है। वर्चुअल प्रोसीडिंग जो है वो यहाँ पर एपिलेट ट्रिब्यूनल जो है, जैसे कि टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एपिलेट ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल, इस पे यहाँ पर किया जा सकता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो डेटा प्रिवेसी है, डेटा सिक्योरिटी है, उसके कंसर्न को यहाँ पर रिजॉल्व करे, ये भी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो चलिए एक बार न्यूज़पेपर जो है वो देख लेते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर फ्रंट पेज अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है सीबीआई के बारे में। तो सीबीआई, देखिए सीबीआई अगर आप देखोगे ना, हमेशा आपको न्यूज़ में देखने को मिलती रहेगी। हालांकि एमएम एकेडमी ऐप पर जो पॉलिटिकल लेक्चर्स हैं सीबीआई मैंने डिटेल में कवर किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बहुत सारे लेक्चर्स में, मतलब जब से हमने ये इस तरीके से न्यूज़पेपर जो है वो देखना शुरू किया है, तब से सीबीआई के बारे में मैंने आपको इतनी बार बताया हुआ है कि क्या बताऊँ, कितनी बार बताया हुआ है। तो इसलिए एक भी वीडियो मिस मत किया कीजिए, क्योंकि उसमें हम बहुत सारी जो बॉडीज़ होती है उसके बारे में देखते हैं। अब यहाँ पर सीबीआई जो है उसमें डायरेक्टर होते हैं, है ना, सीबीआई के डायरेक्टर होते हैं। अब उनके सीबीआई के डायरेक्टर अगर हम देखें तो उनकी कितनी होती है, मतलब टोटल अगर हम कार्यकाल देखते हैं तो कितना हमें देखने को मिलता है, तो वो हमें देखने को मिलता है टोटल 2 साल का, है ना। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, है ना। अब इसमें अगर आप देखोगे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1941। उसके बाद हमें धीरे धीरे दिल्ली पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट देखने को मिलता है 1946 का, और फिर सीबीआई जो है अपनी पूरी पावर जो है वो उसी एक्ट से डिराइव करती है। एंटी करप्शन के क्राइम हो जाए, इकोनॉमिक क्राइम्स हो जाए, स्पेशल क्राइम्स हो जाए, है ना, वो सभी क्राइम्स ले सकती है। सुओ मोटो जो है वो भी उसके पास पावर होती है। लेकिन जब से नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आई है तब से यहाँ पर सीबीआई जो है उस कॉन्फ्लिक्ट जो है वो देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो ये आपको पता रहना चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सीबीआई डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए भी एक कमेटी लगती है, जो हेड करते हैं हमारे प्रधानमंत्री, बाकी मेंबर्स होते हैं लीडर अपोजिशन के, और उसी के साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो हमें देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी सारे लोग भी वो उसमें होते हैं। और सीबीआई अगर आप देखोगे, अगर आपने हर्षद मेहता की सीरीज़ देखी है, उसमें सीबीआई का काफ़ी बताया गया है कि किस तरीके से वो एक पैरेट की तरह काम करती है ना। मतलब क्रेडिबिलिटी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, पर्सनल शॉर्टेज है, तो काफ़ी उसके प्रॉब्लम्स भी हमें देखने को मिलते हैं। तो सीबीआई के बारे में मैंने ऑलरेडी कवर किया है, शॉर्ट में मैंने आपको यहाँ पर रिवाइज करा दिया है। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप बाकी चीज़ें देखते हैं तो कुछ इतनी इंपॉर्टेंट आती नहीं है। और यहाँ पर अगर आप देखते हो तो सिटी की न्यूज़ दिख रही है, मतलब दिल्ली की न्यूज़ दिख रही है, तो वो भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ अगर हम देखते हैं तो उसमें भी हमें ज़्यादातर पॉलिटिक्स जो है वही देखने को मिल रहा है, बाकी कुछ खास हमारे लिए न्यूज़ नहीं है। बाकी यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी कोई ख़ास न्यूज़ हमें देखने को नहीं मिल रही है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर यूएपीए जो है उसके बारे में आ रहा है। यूएपीए अगर आप देखोगे तो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एंड प्रिवेंशन एक्ट, तो इसके रिगार्डिंग भी मैंने आपसे कवर किया हुआ है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एंड प्रिवेंशन। क्योंकि देखिए जो न्यूज़ हम पढ़ते हैं तो न्यूज़ में ये नहीं होना चाहिए, आपको एग्जाम में ये नहीं आएगा कितने डिटेन किए गए हैं, क्या किए गए हैं। यूएपीए बॉडी आ रही है ना, यूएपीए आपको एग्जाम में सीधा पूछ सकते हैं कि भैया यूएपीए क्या है ये बताओ, है ना। तो इसलिए उसके बारे में आपको पता रहना ज़रूरी है। और फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हम एडिटोरियल आइडियाज़ पे तो देखे ही है। फिर उसका एक्सप्रेस नेटवर्क हम देखते हैं तो उसमें भी हमें कुछ ऐसी न्यूज़ देखने को 2x2 डायलॉग जो है उसके बारे में बोला जा रहा है। 2+2 डायलॉग ऑलरेडी कल के लेक्चर में हमने कवर किया हुआ है, 2+2 डायलॉग मैंने डिटेल में बताया हुआ है। और उसी के साथ साथ मैंने सेपरेट वीडियो, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहती है उसका मैं सेपरेट वीडियो भी कट करके डाल देता हूँ, जिससे क्या होगा कि अगर आपको पढ़ना है तो आप देख सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखोगे ICMR जो है उसने यहाँ पर क्या किया है, अप्रूवल दिया है कोविड टेस्ट को। तो ICMR जो है ये भी हमने हालांकि देखा हुआ है, अगर आपको याद हो ICMR, उसके बारे में भी आपको यहाँ पर पता रहना ज़रूरी है। तो देखिए ICMR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है वो हमें देखने को मिलता है। ये एक अपेक्स बॉडी है। क्या है ये? एक अपेक्स बॉडी है जिसमें आपको जो भी रिसर्च होती है, मतलब मेडिकल से रिलेटेड जो भी रिसर्च वगैरह होती है उन सब में पार्टिसिपेट करती है। ये फंड किसके द्वारा की जाती है? तो फंडेड होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसके द्वारा यह हमें देखने को मिलता है। मतलब सोसाइटी में जो भी इनोवेशंस हो रहे हैं, जो भी यहाँ पर कंडक्ट्स हो रहे हैं पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड, वो सब देखने का काम ICMR का होता है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद वर्ल्ड न्यूज़ अगर हम देखते हैं तो उसमें भी कुछ ऐसी न्यूज़ नहीं है जो कि काफ़ी ये हो, ठीक है, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। फिर इकोनॉमी अगर हम देखते हैं तो इसमें मार्केट जो है वो रिकवरी हो रही है, ब्रॉड बेस्ड, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। NCLAT है ना, मतलब नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कुछ देर पहले। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, उसके रिगार्डिंग हमें देखने को मिलता है।
तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, मैंने सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता दी है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, उसी के साथ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, NCLAT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल, क्योंकि उसमें जाता है फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो ये मैटर जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, तो ये भी आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। और उसी के साथ साथ अगर हम देखें तो हमें LIC जो है उसने पेंशन स्कीम लॉन्च की है, ये भी हमें देखने को मिलता है, न्यू जीवन शांति प्लान, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्या है, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी यहाँ पर पॉलिसीज़ वगैरह आती है वो आपको पता रहना ज़रूरी है। बाकी अगर हम देखें तो हमें स्पोर्ट्स न्यूज़ में कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है, तो इस तरीके से पूरा न्यूज़पेपर जो है वो हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म होता है, तो जल्द से जल्द 3 दिन बचे हुए हैं, MM अकेडमी का जो सब्सक्रिप्शन है ज़रूर लीजिए ह्यूज डिस्काउंट पर, नवरात्रि ऑफर, ये सिर्फ 3 दिन बचे हैं, तो देरी मत कीजिएगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जय हिंद।